एक तरफ पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन उल्टे पांव चल रहा है, यानी वहां डिसइंफ्लेशन की स्थिति नजर आ रही है। चीन की इकोनॉमी को 4 आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। रिटेल महंगाई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक एक कर इन चारों आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जुलाई में चीन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सालाना आधार पर 0.3% गिरा, यानी महंगाई नेगेटिव में चली गई। दूसरा आंकड़ा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का, जो सालाना आधार पर 4.4% गिरा। ध्यान देने की बात यह है कि ये लगातार 10वां महीना है जब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, जो बताता है कि होलसेल प्राइस में भी 10 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। अब बात ट्रेड की, तो डॉलर टर्म्स में सालाना आधार पर चीन का एक्सपोर्ट जुलाई में 14.5% गिरा और वहीं इंपोर्ट में भी 12.4% की गिरावट आई। ये आंकड़े साफ कह रहे हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर वाकई सब कुछ ठीक नहीं है तो ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में चीन का शेयर काफी बड़ा है। चीन की इकोनॉमी के लिए 2 बड़े विलेन हैं। सबसे बड़ा विलेन है रियल एस्टेट और उसके बाद है बेरोजगारी। जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन में 16 से 24 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% है। यह आंकड़ा इतना परेशान करने वाला था कि इसके बाद चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े देने ही बंद कर दिए। अब बात सबसे बड़े विलेन यानी रियल एस्टेट की। चीन का रियल एस्टेट संकट 2021 से ही चल रहा है। ये शुरू हुआ एवरग्रांड के क्राइसिस से। इस क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि चीन की इकोनॉमी में प्रॉपर्टी बाजार का दखल काफी अच्छा खासा है। पिछले करीब 30 साल से चीन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों से शहरों की तरफ रुख करता रहा है। उनके लिए घरों की जरूरत ने शहरों में प्रॉपर्टी बूम को जन्म दिया और बैंकों से भारी लोन लेकर डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी। 2020 खत्म होते होते प्रॉपर्टी बूम एक बबल में बदलने लगा, जिसे बचाने के लिए सरकार ने दखल दिया और एक्सेसिव बोरोइंग पर रोक लगाने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि एवरग्रांड ग्रुप और उस जैसे कई बिल्डर्स के सिर पर लिक्विडिटी का संकट आ गया। चाइना एवरग्रांड ग्रुप के ऊपर $300 बिलियन का कर्ज था। दिसंबर 2021 में एवरग्रांड ग्रुप ने डिफॉल्ट कर दिया और इसके बाद चीन के रियल एस्टेट में कुछ और बड़े डिफॉल्ट हुए। एक वक्त ऐसा था जब एवरग्रांड चीन के सबसे बड़े बिल्डर्स में शामिल थी, और आज ये स्थिति है कि एवरग्रांड ने बैंकरप्सी की अर्जी दी है। बात सिर्फ एक बिल्डर की नहीं है, चीन का पूरा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर बड़ी मुसीबत में है। रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक बीते 3 साल में ही 50 से अधिक डेवलपर्स ने या तो डिफॉल्ट किया है या वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं। चीन की बिगड़ती तबीयत भारत की सेहत पर क्या असर डालेगी, समझ लेते हैं इंडीट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय से। चाइना में इकोनॉमी अगर खराब हो जाता है, कोलैप्स के जैसा आ जाता है या ग्रोथ बहुत कम हो जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये हानिकारक है। क्योंकि देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत सारे इकोनॉमीज ग्लोबली ऐसे हैं जो कि चाइनीज इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं कुछ हद तक, तो दिक्कतें तो आएंगी। पहली बात देखिए, मेटल्स की अगर बात करें, ग्लोबल मेटल्स का डिमांड का करीबन 50% चाइना से आता है, और अगर 50% डिमांड में प्रॉब्लम आ जाता है तो मेटल सेक्टर के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि इंडिया को फायदा होगा, इंडियन जो, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हम लोग के यहाँ मेटल का इतना जो रिक्वायरमेंट है वो चाइना से बहुत ज्यादा आता है, तो शायद इंडिया को इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट होगा। पर अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है चाइना इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने के कारण, तो उसका इफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पे भी आएगा। हमारे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज इकोनॉमी खराब हो जाने का मतलब इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होगा। इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में शायद इंडिया के प्रॉब्लम्स कम होंगे, इंडिया का फायदा ज्यादा होगा। यानी चीन की इकोनॉमी के समंदर में तूफान आए और बाकी दुनिया के लिए मौसम सुहावना हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। जहां तक सवाल भारत का है, तो हम पर सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका कुछ फायदा होने की उम्मीद जरूर है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।